ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी उसी को मैं आगे लेकर चलता हूं। ब्रेक से पहले अरुण शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता हैं, अजीत मंदोला राजनीतिक संपादक। अरुण जी ने, कांग्रेस के नेता ने यह कहा कि एक नैरेटिव लेकर 18 महीने बाद चुनाव है, यही वजह है कि यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करके ग्राउंड बना लो क्योंकि इसका फायदा दूसरे राज्यों में मिला। आशीष जी, क्या यही हकीकत है कि दूसरे राज्यों में आपको फायदा इसका मिला, इसीलिए आप आगे राजस्थान में भी यही स्ट्रेटेजी लेकर? देखिए तुषार जी, जो राजस्थान की वर्तमान स्थिति है उसमें जो 3.5 साल का इस सरकार का लगभग कार्यकाल रहा है और जिस तरह से जगह जगह दंगे हुए हैं और सब जगह पे एक ही पैटर्न रहा है। आप देखिए कि हिंदू धर्म के जितने भी पर्व होते हैं, जो भी जुलूस निकलते हैं, उस पर पत्थरबाजी होती है। चाहे हम मालपुरा की बात कर लें, चाहे छबड़ा की बात कर लें, चाहे गंगापुर सिटी की बात कर लें, चाहे करौली की बात कर लें, और उसके बाद जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया होती है, जिस तरह से सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत उसका बचाव करती है, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा तो है ही सही। लेकिन इस वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को अनगिनत मुद्दे दिए हुए हैं जिनसे जनता, आप देखिए, त्रस्त है। राजस्थान अपराध के मामले में, चाहे महिला अपराध की बात कर लें, चाहे दलित अपराध की बात कर लें, चाहे हम डकैतियों की बात कर लें, राजस्थान देश में नंबर 1 बना हुआ है। आप देखिए, अभी मैं मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी की बात कर रहे थे। तुषार जी, आप देखिए, राजस्थान पिछले कई सालों से बेरोजगारी में नंबर 1 और नंबर 2 पे बना रहता है। राजस्थान में बेरोजगारी दर लगातार 25% से ऊपर है। देश की जहां बेरोजगारी दर 8% से कम है, वहां राजस्थान में 25% से नीचे आती नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे भर्तियां हो नहीं रही है, आए दिन भर्तियां निरस्त होती है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण प्रदेश में लाखों युवाओं की, बेरोजगारों की एक पूरी फौज खड़ी हुई है, जो इस सरकार को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार है कि कब चुनाव आए और कब इस सरकार को उखाड़ फेंके। आप देखिए, भ्रष्टाचार में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देखिए, अटाटूट भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए, इन्हीं के कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता, इन्हीं के मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि राज्य के अटाटूट भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार का भ्रष्टाचार को लेकर के कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखिए, तो सियासतदान तो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। आपका काम है कि आप सरकार के काम को कोसें, और मैं उससे आपको रोकूंगा नहीं क्योंकि आपका ये काम है। लेकिन ये जनता को तय करने दीजिए कि वो इससे पूरे 3.5 साल के कामकाज से खुश थी या नहीं थी, क्योंकि उपचुनावों में कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट मिला। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनता खुश नहीं थी, नहीं तो उपचुनावों में जितने भी उपचुनाव पिछले 3.5 साल में हुए उस सब में कांग्रेस को क्यों फायदा होता रहा। मैं चल रहा हूं अजीत मंदोला जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या जनता की बात, क्योंकि अगर मैं आशीष जी की बात को बड़ा कर दूं कि भाई जनता खुश नहीं है, तो भाई उपचुनावों में क्यों कांग्रेस को सपोर्ट मिलता रहा? देखो, जो आशीष जी कह रहे हैं, आशीष जी ठीक है, एक राजनीतिक दल में अपोजिशन के नेता हैं, वो बिल्कुल ठीक यही कहेंगे जो कह रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरह के मुद्दों को वो तूल दे रही है। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी में कई सारे गुट बने हुए हैं, नेता आपस में एक नेतृत्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के छोटे मुद्दों को बीजेपी जिस तरह से बड़ा मुद्दा बनाती है या बना रही है, वो एक थोड़ा सा सवाल खड़े करता है। वही बात कांग्रेस कर रही है कि आखिर इस बात को आप इस तरीके से क्यों करते हैं, सांप्रदायिक जो माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। तो अब मेरा वही सवाल दूसरा कांग्रेस से है। अगर माना बीजेपी की स्ट्रेटेजी, बीजेपी की रणनीति है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बीजेपी वही करती है जिससे कि उसको चुनाव में लाभ मिले। और अगर वो बीजेपी ये कर रही तो कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि वो क्या बीजेपी के चंगुल में फंसेगी। क्योंकि बीजेपी ने अपना, चाहे यूपी में रहा, कोई भी, बीजेपी का एक टारगेट होता है, बीजेपी एक लक्ष्य लेके चलती है कि हमें चुनाव जीतना है। कैसे जीतना है, क्या जीतना है, आप तमाम खामियां गिनाते रहें, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। तो कांग्रेस को अब ये इसके तोड़ निकालने होंगे, इसके रास्ते निकालने होंगे कि अगर ये माहौल बिगड़ रहा है, क्योंकि देखिए माहौल बिगड़ने से कांग्रेस के तो पक्ष में कुछ नहीं जा रहा है, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस के लिए नुकसान है। कोई भी सांप्रदायिक दंगा, राजस्थान हिंदू बाहुल्य राज्य है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है,
राजस्थान में कुछ भी कोई भी दंगा किसी भी कीमत पे कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं जाता है। ये इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू बाहुल्य राज्य है, वहां पर हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा है। मुस्लिम जो वोटर है वो वोट बैंक बहुत जरा सा ही है, मतलब बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका नहीं निभाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कांग्रेस को ये एक रणनीति बनानी होगी, सरकार को एक रणनीति बनानी होगी कि इस तरह के जो दंगे हो रहे हैं या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वो लोग आखिर कौन है, वो क्यों माहौल खराब कर रहे हैं। अच्छा, जोधपुर मुख्यमंत्री का स्वयं का अपना जिला है, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए जोधपुर का मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो अब सरकार के जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार ने अपनी तरफ से, आज मैं सुन रहा था बीडी कल्ला जी को, उन्होंने कहा भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बराबर मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, जो निर्दोष होगा उसको नहीं पकड़ा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस उन लोगों को सामने लाए, उन लोगों की बात सामने रखे कि भाई इसके पीछे कौन लोग थे। क्या एक छोटी सी घटना, क्योंकि छोटी सी घटना इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि वहां तोड़ फोड़ हुई, अगले दिन सुबह हिंसा भी हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे लोग वो बाहरी लोग हैं या कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने आके जोधपुर का माहौल खराब करने की कोशिश करी। उसका अपना एक कल्चर है, अपनी संस्कृति है, वहां इस तरह के माहौल मैंने देखा है। मैं खुद कभी वहां कुछ तनाव देखने को नहीं। पर जो मैंने करौली घटना के वक्त कहा था कि बिल्कुल ये बातें तो हैं, लेकिन ऐसे में मैं आ रहा हूं अनुज जी आप ही के पास। आप एक घटना घटी और एक घटना घटने के बाद अगर मैं देखूं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से सब कुछ होता रहा, सवाल यहां पर यह भी उठा। कल भी हालांकि हमारी आपके इस बारे में बात हुई थी, लेकिन अभी आशीष जी ने कुछ देर पहले उस बात का चर्चा की थी। तो मैं यहां पर इसलिए इस सवाल पर आ रहा हूं कि जब रात में 1 बजे के आसपास इंटरनेट बंद किया गया, उससे पहले घटना घटी, वहां पर दोनों पक्षों को बुलाकर, नेताओं को बुलाकर समझा बुझा दिया गया। अगले दिन सुबह घटना कैसे घट गई? कहीं ना कहीं तो लॉ एंड ऑर्डर पर, प्रशासन पर सवाल उठने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है घटना किसी ने की, सियासत किसी ने की, किसी ने साजिश रची और वो घटना को घटवाया गया, लेकिन प्रशासन तो आपके पास था, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास था। अरुण जी, अच्छा, ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं सवाल रिपीट कर दे रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि दंगा हुआ जी, दंगा हुआ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास था, आप संभाल सकते थे। काफी नॉइज है, बहुत शोर है, आवाज नहीं है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आशीष साहब के पास मैं चल देता हूं। चलिए आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी तुषार जी, इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। चलिए, मेरे पास आवाज दोनों की ही नहीं पहुंच रही है। अजीत अनंतुल्ला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं समझना चाहूंगा, देखिए समस्या क्या है, यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कोसेंगी, दोनों का काम भी है, दोनों को कोसना भी चाहिए। ठीक है, चुनाव करीब है तो ये सब होना चाहिए। मैं जरा क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं है, आप अपना पॉलिटिकल एक आपका एक्सपीरियंस है और आप दोनों पार्टियों को सेम नजरिए से देखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं ये समझना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जब ये पैटर्न नहीं था, राजस्थान में जब दंगे नहीं होते थे, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता था, अब अगर अचानक से ये हो रहा है तो कैसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? या ये अचानक से घटी घटनाएं थी जो चाहे करौली में हुई, चाहे यहां पर हुई? नहीं तुषार, मैं वही कह रहा हूं। हालांकि अभी शायद अरुण शर्मा जी को हमारी आवाज जाने लगी होगी तो वो कुछ इस बारे में बोलेंगे, लेकिन मेरा सवाल यही है क्योंकि राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो संस्कृति है, वहां सांप्रदायिक तनाव कम हुआ है, वहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते हैं, वो एक। लेकिन अचानक अगर ये लगातार घटनाएं घट रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती हैं कि क्या इसके पीछे कुछ बाहरी तत्व वहां आ गए हैं या कोई इसको या बुलाए गए भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब सरकार को देखना होगा कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार हैं, कौन इसके दोषी है, उनको सामने लाना चाहिए।
बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अब ये सरकार को उन लोगों का पता लगाना होगा। देखिए, इसको अगर सरकार हल्के में लेगी और अगर बराबर बीजेपी पे आरोप लगाएगी तो बीजेपी यही चाहती है कि आरोप लगाए और हम लाइमलाइट में आए। मैं एक इसको यूं शायद कह अरुण सकता जी हूं कि बीजेपी के अरुण जी भी हम तक हमारी आवाज शायद जाने लगी है। अब अरुण जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ तुषार, बोलिए सर, बोलिए। हाँ तुषार, मैं ये कह रहा था कि पहली प्राथमिकता जोधपुर में शांति कायम करने की है। देखिए, आग में कोई अपना पराया नहीं होता। आग में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी नहीं होती। हर सभ्य समाज को अगर कहीं आग लगी हुई हो तो उसको तुरंत बुझाना चाहिए, क्योंकि उसकी जद में कोई भी आ सकता है, कोई सीमा नहीं होती उसकी। ये तो आदर्श स्थिति होती कि भारतीय जनता पार्टी के भी दो बड़े नेता हमारे मिनिस्टर्स के साथ जाते, वहां सद्भावना की अपील करते, लोगों से मिलते, धर्म गुरुओं से, दोनों संप्रदायों के। वो जनता के लिए एक बहुत दर्शनीय चीज होती और बिल्कुल आदर्श स्थिति होती। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, ये आरोप प्रत्यारोप बाद में करना, पहले प्रायोरिटी ये है कि सद्भावना वापस कायम हो जाए। और जिस प्रदेश का ऐसा इतिहास रहा ही नहीं है, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों पार्टियों की कि ये शुरू में ही इसको दफन कर दिया जाए, ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई है। लेकिन मुश्किल ये है तुषार कि जो मैंडेट मिलता है सरकारों को जनता से, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, उसका अर्थ कुछ और लिया जाता है। जनता वोट देती है आपके विकास के वादों पर, जनता वोट देती है 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिलवाने के वादे पर, जनता वोट देती है महंगाई की मार बहुत हो गई है, अब नहीं सहेगी, और सरकार इस वादे पे वोट देती है। जनता वोट देती है काला धन 100 दिन में इस देश में वापस ले आऊंगा, इस वादे पे वोट देती है। जनता वोट देती है 200 स्मार्ट शहर जगमगाते हुए नए बनाए जाएंगे। ये बाद में उसका इंटरप्रिटेशन ये लेते हैं क्योंकि हम हिंदू मुसलमान करके चुनाव में सफल होते हैं, इसका मतलब जनता यही चाहती है। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जनता ये कतई नहीं चाहती कि इस देश में सद्भावना खत्म हो। न केवल ये हमारा भाईचारा हमारी पहली निशानी है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता देश का बना हुआ था, पूरे विश्व में इसकी पहचान थी, वो पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी है विकास के लिए। ये छोटी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। इसका शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, आजकल हो रहा होगा, लॉन्ग टर्म में कोई इसका फायदा होने वाला नहीं है देश को। देश को अगर आगे जाना है, शांति पहले रिक्विजिट है। अगर आप माहौल अशांत करेंगे। आपने एक बात यहाँ पर अरुण जी बोली कि हम तो चाहते थे कि 2 लोग इनके भी आए और हमारी कमेटी में शामिल होकर बेगुनाहों को हटाने, उस लिस्ट में से गुनाहगारों को वापस लाने और उनके जो भी गुनाहगार हैं उन तक कानून के हाथ पहुंचे, इसमें मदद करते। आशीष साहब, मैं समझना चाहूंगा कि कमेटी से वॉकआउट क्यों? तुषार जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले अरुण जी ने बहुत सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए हैं। तो तुषार जी, मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 39.3% वोट मिला था और कांग्रेस को 39.8% वोट मिला था। 0.5% का मात्र अंतर था। 1.5 लाख वोट इनके ज्यादा आए थे। इनकी सरकार बनी, आप देखिए, और ये जनता से ऐसे ऐसे झूठे वादे करके आए जिससे जनता इनके झांसे में आ गई। आप देखिए, अगर हम बात करें तो इन्होंने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्ज किसानों का माफ कर देंगे। आप देखिए,
राजस्थान की जनता को वो दृश्य भी याद है जब राहुल गांधी जी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती करी थी। आप देखिए इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का भी वादा किया था, जिसके लिए बेरोजगार आज तरस रहा है। आप देखिए इन्होंने संविदा कर्मियों से उनको नियमित करने का भी वादा किया था, और ऐसे कई वादे किए थे जिसके लिए ये अभी कटघरे में है, ये पूरा नहीं कर पाए हैं। आप देखिए तो राजस्थान की जनता भी उनका जवाब जानना चाहती है, और इन सब के बारे में प्रश्न खड़े किए जाएंगे और इनका जवाब देना इनको भारी पड़ जाएगा। आप देखिए अभी तुषार जी आपने जिक्र किया कि कमेटी बनती, निश्चित रूप से तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन ये 2 तारीख की रात को ये सारा प्रकरण हुआ, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी का एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि वो हर घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जिम्मेदार बताते हैं। आप देखिए एक मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि जेपी नड्डा दंगा फैलाने आते हैं, जो जेपी नड्डा जी राजस्थान आए और दंगा हो गया। अरे भाई आपकी पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था बताइए, आपका इंटेलिजेंस कहां चला गया? आप देखिए जोधपुर में जो घटना हुई, आप देखिए वो विशुद्ध रूप से सरकार की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। आप देखिए वहां पर एक सर्कल पर जारौली जो जारौली गेट चौराया है, वहां पर परशुराम जयंती का एक झंडा लगा हुआ था और स्वतंत्रता सेनानी जी की मूर्ति थी वहां पे, उसके पास में लगा हुआ था। एक धर्म विशेष के लोग उस झंडे को हटाते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक धर्म विशेष का वहां पे झंडा लगाया जाता है, उस झंडे को हटाया जाता है, मूर्ति को ढका जाता है। आप देखिए मुझे लगता है सरकार उसका बचाव कर रही है, सरकार ने दंगा आगे ना फैले इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। ये एक अलग एजेंडा हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि शांति समिति का बहिष्कार क्यों? तमाम ऐसी नाकामियां हैं जिसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। शांति समिति का बहिष्कार क्यों किया बीजेपी ने? हमें लगता है ना कि सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, सरकार जिस तरह से एक समुदाय के पाले में बैठी हुई है, उससे हमको निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। आप देखिए नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि आइए आप हमारे साथ बैठिए, हमने जो आरोपियों की लिस्ट बनाई है जिन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई बेगुनाह है तो हमें बताइए, हम उसे बाहर निकालेंगे, और आपको कोई लगता है कि अगर ये गुनाहगार है तो हम उसे लिस्ट में डालेंगे। आप आइए तो कहने नहीं, वो भारतीय जनता देखिए निश्चित रूप से वो कार्रवाई हम करेंगे। अगर कोई बेगुनाह है तो भारतीय जनता पार्टी की सक्षम है। देखिए देश में न्यायालय है, देश में इस तरह से कानून का राज है, इस तरह से सरकार के साथ मिलकर क्यों नहीं चल सकते एक ऐसे मुद्दे पर जिसका सीधा सरोकार तो छोड़िए, जिंदगी और मौत से सवाल है आम आदमी से। एक 7 साल की बच्ची खड़ी थी अपने घर के बाहर, ये दंगाई उसको भी मारने के लिए दौड़े थे, वो तो पड़ोसी ने उसे बचाया। समझ रहे हैं ना कि ये कितना, ये सरोकार तो छोड़ दीजिए, किसी के विकास और जरूरत से छोड़ दीजिए, जिंदगी और मौत का सवाल। देखिए विकास सिंह को तो तुषार जी, विकास सिंह को तो चक्कू मारा गया है, वो गंभीर हालत में भर्ती है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई घटना ही नहीं हुई है, बहुत छोटी घटना हुई है। आप देखिए एटीएम का तोड़ा जाना, एटीएम का फोड़ा जाना, दुकानों का जलाया जाना, मुख्यमंत्री जी इसको गंभीर घटना ही नहीं मान रहे हैं। आप देखिए तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको गंभीर घटना नहीं मान रहा है, उससे हम आगे क्या अपेक्षा करें? अरुण जी जवाब दीजिए, फिर मैं अजीत जी सर के पास जाऊंगा। तुषार, जवाब तो इन चीजों का कुछ बनता नहीं है। आप चश्मदीद गवाह हैं इस देश में। पिछले 8 साल में ये लोग अहंकार के घोड़े पे सवार हैं। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि आपकी 48 सीट हैं, आपकी 52 सीट हैं, आपकी 2.5 स्टेट में सरकार है, ये आर्ग्यूमेंट है। एक बड़ी नाराजगी ये भी है कि आपने 60 साल इस देश में राज किया है। अब देखिए इस नाराजगी का कोई इलाज इसलिए नहीं है कि उन 60 सालों में कांग्रेस देश की पॉपुलर पार्टी थी, उसको बार बार जनता ने चुन के सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी। उसकी नाराजगी जब भी ये जताते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है ये आपके हमारे अपने पूर्वजों की बुद्धिमानी पे सवाल खड़ा करते हैं, तो वो अलग बात है। पर 8 साल में मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं, पूरे देश ने देखा है कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को, सुषमा जी को, अरुण जेटली जी को पूरे सम्मान के साथ हमेशा सुना है। वो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां जहां उनके उपयोग थे देश हित में वो किए गए हैं। वाजपेयी जी को यूएन भेजा गया जबकि सरकार कांग्रेस की थी। आप उसके कॉन्ट्रास्ट में पिछले 8 साल से विपक्ष से इनका रवैया देख लीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना, आई रेस्ट माय केस। समय की कमी, सबके सामने सारी बातें हैं और हम फिर भी आह्वान करते रहते हैं इनसे कि आओ कुछ मामलों में। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। अजीत जी क्लोजिंग।
अजीत जी कहिए आखिर में, क्योंकि दोनों सियासतें लगातार जारी हैं, दोनों ही पार्टीज की, दोनों ही नेताओं की। हाँ, नहीं, देखिए मैं अरुण जी की बात जो सुन रहा था, अरुण जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं वही बार बार कहता हूं, मैं अपने चैनल में भी कहता हूं, मैं लिखता भी हूं, कांग्रेस को अब इसी चीज का तो रास्ता तलाशना होगा कि जो 8 साल में देश की राजनीति बदल रही है, उसमें अब कांग्रेस को कैसे अपने को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने को बना के रखना है, ये अब कांग्रेस को रणनीति बनानी होगी। अब कांग्रेस का रणनीति के लिए चिंतन शिविर उदयपुर राजस्थान में ही होने जा रहा है। अब वो देखना होगा कि उस 13, 14, 15 मई को जो चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा है, कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है। कांग्रेस को रिवाइवल प्लान चाहिए। अपने को सामने आपकी कुर्सी आपके नीचे से कोई खींच कर ले गया और आपके पास वापस कुर्सी पाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये सबसे बड़ी नाकामयाबी आप ही की है। और इसमें आपको अगर प्लान आपके पास नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल आप ही के ऊपर खड़ा होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज के मुद्दे में सीधी बात यह है कि सियासत चरम पर है। 18 महीने बाद चुनाव है और चुनावों से पहले सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे मामलों पर कम से कम सियासत को थोड़ा दूर रखकर आम आदमी के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।